Hello student, we will read now. We will study about the fuels. What is fuel? What are fuels? Fuels क्या होते हैं? तो any substance that produce heat, light and energy on burning that is known as fuels. कि कोई भी substance जो जलने पर heat दे, light दे और क्या प्रोड्यूस करें? एनर्जी प्रोड्यूस करें, that are called fuels. That produce heat, light and energy on burning are called fuels. कोई भी सब्सटेंस जलने पर हीट, लाइट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्यूल्स बोलते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. What are the types of fuels? Fuels are of three types: solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. Solid fuels, solid fuels that are solid. For example, solid fuel के example like wood, coal, etc. That are the example of solid fuels. Next, liquid fuel. लिक्विड फ्यूल जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और बर्न होने पर हीट, लाइट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिक्विड फ्यूल्स. और लिक्विड फ्यूल के एग्जांपल डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा. डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा. नाउ थर्ड वन इज सॉलिड फ्यूल. Solid gaseous fuel. गैसेस फ्यूल्स जो गैस फॉर्म में होते हैं, और गैस फॉर्म में कौन कौन से हैं? लाइक एलपीजी, सीएनजी. एग्जांपल ऑफ गैसेस फ्यूल आर एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा. एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी compressed natural gas. That I already explained about that. Now characteristics of good fuels. What are the characteristics of good fuel? हमारे जो good fuels होते हैं उनकी क्या क्या characteristics है? तो सबसे पहले हमारा जो good fuel है वो क्या होना चाहिए? That is cheap and easily available. कि एक तो वो cheap हो, सस्ता हो और easily available हो जाना चाहिए, कि मतलब आसानी से available हो जाए. तो first characteristics of good fuel is it should be cheap and easily available. चीप हो और इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए. तो ऐसा कौन सा फ्यूल है चीप भी हो और इजीली अवेलेबल भी है? दैट इज आवर एलपीजी. चीप भी है और इजीली अवेलेबल भी है, हर जगह हमें मिल जाती है एलपीजी, और साथ में हमें सस्ती भी पड़ती है. सेकंड वन इज इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस ऑन बर्निंग. कि जब ये जलता है, जब गुड फ्यूल जले, तो ये हमारे एनवायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूट नहीं करना चाहिए. जैसे हमारा डीजल है, पेट्रोल है, जब ये जलते हैं तो इससे हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूट होता है, क्योंकि डीजल बर्न होता है तो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है. तो ये जब बर्न होता है तो इससे हमारा एनवायरमेंट बहुत कम पॉल्यूट होना चाहिए. सेकंड वन इज इट
should not produce harmful gases on burning, कि जब जलता है तो इससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज इट शुड बी इजी टू हैंडल, कि इट शुड बी इजी टू हैंडल, इसे हैंडल करना आसान होना चाहिए। अब आप देखते हो एलपीजी एक सिलेंडर है, हमारा पूरा फुल मंथ का, पूरे एक मंथ का जो फ्यूल होता है वो एक सिलेंडर में आ जाता है, जिसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जबकि अगर हम इसके बदले लकड़ी जलाएं, वुड जलाएं, कोयले जलाएं, तो हम पूरे मंथ का अपने हाथों में वो फ्यूल हैंडल नहीं कर सकते। तो इट शुड बी इजी टू हैंडल, तो आसानी से हैंडल हो जाता है। फोर्थ वन, इट शुड बी इजी टू स्टोर, इसको स्टोर करना आसान होना चाहिए। अब देखते हो आप सिलेंडर, पूरे मंथ का फ्यूल आपने सिलेंडर एक कोने में रख दिया, पूरे महीने का फ्यूल हमारे एक सिलेंडर में रखा हुआ है। जबकि अगर इसकी जगह हम कुछ दूसरी चीज जलाते हैं, जैसे कि वुड जलाएं, कोयला जलाएं, अगर एक महीने का भरेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर लेगा, हमारा बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेगा। तो इट शुड बी इजी टू स्टोर, इसको स्टोर करना आसान होना चाहिए। नेक्स्ट, शुड बी मॉडरेट, कि जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी मॉडरेट, कैलोरीफिक वैल्यू ना बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए ना बहुत लो होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हाई होती है तो दैट में बी डेंजरस, लो होती है तो हम उसे गर्म करते रहेंगे। जैसे वुड है, वुड को जलाने के लिए हमें उसे बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है। सॉरी, इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, जो कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू हमने बताई थी, 1 ग्राम जलने पर वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हमारा एलपीजी जो है वो जब 1 ग्राम जलाते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 55 किलो जूल पर ग्राम। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, जो इग्निशन टेम्परेचर है दैट शुड बी मॉडरेट। इग्निशन टेम्परेचर ना बहुत लो होना चाहिए ना बहुत हाई होना चाहिए। अगर लो होता है तो उसे रखे रखे वो आग पकड़ सकता है। जैसे अगर सपोज करो किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर किसे बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर कोई भी फ्यूल आग पकड़ता है, दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। अगर फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमने रूम में लगा के रखा, रूम का टेम्परेचर कितना होता है, जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा रूम का टेम्परेचर है वो कितना है 20, और उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है 50, मतलब वो तो हमारे रूम टेम्परेचर से ही कम है। तो जैसे ही हम लाके रखेंगे उस फ्यूल को जिसका इग्निशन टेम्परेचर इतना है, तो वो तो रखे रखे क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा और हमारे पूरे घर को जला देगा। तो इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट, ना बहुत लो ना बहुत हाई। अब हाई जैसे लकड़ी है, वुड को जब हम बर्न करते हैं तो उसे हमें बर्न करने के लिए पहले गर्म करना पड़ता है। कहां तक गर्म करना पड़ता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, तब जाके वो आग पकड़ती है। तो इस वजह से हमारा जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ना बहुत लो होना चाहिए ना बहुत हाई होना चाहिए। 7, इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, कि उसे ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए, कि वो आसानी से क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। जैसे हमारा सिलेंडर है, हम देखते हैं जिस गाड़ी में आते हैं उसमें कई सौ सिलेंडर से आ जाते हैं, कई सौ सिलेंडर आ जाते हैं, मतलब एक गाड़ी में ही कई घरों का फ्यूल्स जा रहा है। जबकि इसकी जगह अगर हम वुड जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो इतने हाउस का हम उसमें कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, उसे ट्रांसपोर्ट करना कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर गुड फ्यूल। और इस कैरेक्टरिस्टिक में कौन आता है, हमारा एलपीजी। तो एलपीजी इज आवर गुड फ्यूल।
नाउ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, कि जब फ्यूल्स बर्न होते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट पर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। जब फ्यूल्स बर्न होता है तो हमारे एनवायरनमेंट पर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या पड़ता है। फर्स्ट, कि जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसमें कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल रह जाते हैं। जब फ्यूल्स बर्न होता है तो क्या रह जाते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल मतलब ऐसे कार्बन पार्टिकल जो जल नहीं पाते, कुछ उसमें रह जाते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। तो ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल कहाँ होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में। अब कोई पर्सन ब्रीथ कर रहा है तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एयर के साथ उस पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं। जब ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल बॉडी के अंदर जाते हैं देन दे कॉज ए डिजीज दैट इज कॉल्ड अस्थमा। अस्थमा डिजीज हो जाती है। तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल कहां से आ रहा है, फ्यूल के बर्न होने से, जिससे कौन सी डिजीज हो रही है, अस्थमा डिजीज हो जाती है। दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स। सेकंड, जब ये फ्यूल्स बर्न होता है तो एक गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। बताया था हमने, जब फ्यूल बर्न होता है तो कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कब बताई थी, जब फ्यूल को बर्न होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती। मतलब फ्यूल को बर्न होने के लिए जितनी ऑक्सीजन उसे चाहिए उतनी ऑक्सीजन एट ए टाइम उसे नहीं मिल रही, तब फ्यूल कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये गैस कैसी बताई थी, दैट इज ए पॉइजनस गैस। ये पॉइजनस गैस है और ये आदमी को क्या कर देती है, किल कर देती है। अगर कंटिन्यूसली इस गैस के अंदर कोई पर्सन ब्रीथ करता चला जा रहा है तो वन टाइम ब्रीथ देन पर्सन डाई, मर जाता है। दैट इज ए पॉइजनस गैस। एंड किल द पर्सन। ये पॉइजनस गैस है और आदमी को मार ही देती है। थर्ड वन इज, जब हमारा फ्यूल बर्न होता है देन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो प्रोड्यूस होती है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, कोई से भी फ्यूल बर्न होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब प्रोड्यूस होती है, जब फ्यूल को बर्न होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है। पूरी अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है फ्यूल को बर्न होने के लिए देन कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी अमाउंट में नहीं मिल रही देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करती है, अब आप देखते हो कि कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, इंडस्ट्री ज्यादा हो रही है, फैक्ट्री ज्यादा हो रही है और यहाँ सब में क्या होगा, फ्यूल जलेगा। जब फ्यूल जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी क्योंकि वो कार्बन जो हमारे अर्थ के अंदर था इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कोल, किसी भी फॉर्म में वो अर्थ के अंदर था। अब हम उस फॉसिल फ्यूल को निकालते हैं, बर्न करते हैं और जब बर्न करते हैं तो कार्बन किस फॉर्म में आ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। चलिए होने दो ज्यादा, क्या इफेक्ट पड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से, कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने से क्या हो रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना है ना कि अब हमारा अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। पिछले दिनों में इस साल तो अभी तक तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है लॉकडाउन की वजह से। अब क्या हो रहा है कि वैसे पिछले साल की बात करें कि टेम्परेचर जो था वो लगभग अप्रॉक्स 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जबकि 3-4 साल पहले की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 40 तक पहुंचता था। जब हम छोटे थे काफी तो तब टेम्परेचर हम सुनते थे 38 हो गया, 39 हो गया, मैक्सिमम 40 हो गया, बहुत ज्यादा होता था। लेकिन पिछले साल कितना पहुंचा था, 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था। किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, कौन सा प्रोसेस ज्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। इन दोनों को सेम नाम है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, सन की लाइट जब आती है, कौन सी रेज होती है, दैट इज इंफ्रारेड। स्पेशली इंफ्रारेड, सन में हमारे 3 टाइप की रेज हैं, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में क्या होती है, गर्मी होती है, हीट जो होती है सन की रेज में, किसमें है, इंफ्रारेड में।
लिख देते हैं इंफ्रारेड रेज, सन में ये भी रेज है, दूसरी अल्ट्रावायलेट भी है और विजिबल भी है, लेकिन जो हीट है, गर्मी है, वो इस रेज में है। तो जब ये रेज अर्थ पर आती है, टकराती है, जब टकरा कर वापस जाती है तो CO2 उन्हें एटमॉस्फेयर स्पेस में जाने से रोक लेती है। मतलब CO2 इंफ्रारेड रेज को कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है। तो जितनी क्वांटिटी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी वो इंफ्रारेड को उतनी ज्यादा कैप्चर करेंगी, और अर्थ सरफेस पर इंफ्रारेड रेज जितनी रुकेंगी उतनी अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो उसका क्या बैड इफेक्ट्स है? एक तो अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, सेकंड जब अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। जो पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी, ग्लेशियर्स, वो जो गर्मी की वजह से क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा, सारा पानी पहाड़ों पर जमा हुआ रिवर में आएगा, रिवर से सी में पहुंचेगा, जिससे सी का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ वन इज कि जब फ्यूल्स बर्न्स होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, शॉर्ट में लिख दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस। ये दोनों गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। और जब ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो होता क्या है, दैट गैसेस कॉज द एसिडिक रेन। इन गैसेस की वजह से क्या होती है, एसिडिक रेन। ये गैसेस हमारी एसिड रेन करती हैं। वो कैसे एसिडिक रेन करती हैं कि ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है, क्योंकि फ्यूल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, केरोसिन जल रहा है, जब ये जल रहा है फ्यूल तो ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है। अब रेन होती है तो रेन का वाटर इन गैसों से रिएक्ट करता है, और जब रेन का वाटर इन गैसों से रिएक्ट करता है देन दीज गैसेस चेंज इनटू एसिड। रेन का वाटर आया, रेन के वाटर ने इन गैसों से रिएक्ट करा, जैसे सपोज करो ये ले लेते हैं SO2 प्लस कौन हुई रेन, रेन में क्या है वाटर, तो रेन के वाटर ने इस सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा और बना लिया H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बना लिया है एसिड। अब वो एसिड रेन के साथ साथ नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। और इसी वजह से मना करते हैं कि सीजन की पहली बारिश में, पहली रेन के अंदर नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि सीजन की पहली बारिश में, जैसे पूरा अब सीजन जो शुरू होता है बारिश का जून से, सपोज करो जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद नहीं हो रही रेन। अब इस पूरे महीने हमारी यारी गैसेस एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, इकट्ठी होती चली जा रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है, ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है। रेन हुई, रेन के साथ इन गैसेस ने रिएक्ट करा और एसिड में चेंज हो गया। तो फर्स्ट रेन में ये एसिड कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, और जो कोई पर्सन पर नहाएगा तो उसकी स्किन पर बैड इफेक्ट अपना शो कर सकता है, उसकी स्किन खराब हो सकती है। और एसिड रेन जब होती है तो मोस्टली इफेक्ट हमारे एक्वेटिक लाइफ पे पड़ता है, एग्रीकल्चर फील्ड पे पड़ता है, कि हमारी जो फसल होती है उस टाइम पे खराब हो सकती है। या एसिडिक रेन वाला, क्योंकि ये एसिड रेन के साथ आया, दैट इज एसिडिक रेन, और रेन का पानी कहाँ चला गया, तालाबों में चला गया, रिवर में चला गया, तो अवर जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर इस एसिडिक रेन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक्वेटिक लाइफ जैसे कि मछली है, मेंढक है, या जो प्लांट है पानी के अंदर, वो फिर मरना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू दिस एसिडिक रेन। तो समझ में आया, दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बर्निंग आवर फॉसिल फ्यूल। अगर कार्बन पार्टिकल बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और SO2 NO2 गैस बनती है, दैट कॉजेज द एसिडिक रेन। ओके, लर्न दैट।